तो आइए आज एक नए लेक्चर वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस एक नई लेक्चर वीडियो में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए और हमने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसी का हम एप्लीकेशन मतलब यूज पढ़ेंगे कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, न्यूटन्स ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते थे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए ये जो फोर्स है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन्स ने ही इस फोर्स को ड्राइव किया था, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये बताया गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उस दौरान हमें ये भी पता करना था कि इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी के लिए एक फॉर्मूला दिया था जैसा कि मैंने अभी बताया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ओके, तो आज इसी के बेस पे यानी न्यूटन्स की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे ही हम इसके एप्लीकेशन मतलब यूज पढ़ेंगे। ओके, यूज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसके नोट्स बनाना अच्छे से। तो सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहला पॉइंट ये आपके पास क्या है, देखिए पहला पॉइंट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स सोलर सिस्टम टुगेदर। अब आप इसको ध्यान से समझिए क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम में, देखो हमारे सोलर सिस्टम में एक सेंटर में सन होता है, हमारे सोलर सिस्टम में एक सेंटर में सन होता है। जैसे कि अब देखिए हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए हमारे सोलर सिस्टम में एक सन होता है जो कि सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम पार्टिकुलर टोटल 8 प्लैनेट्स जो होती है यानी 8 प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो प्लैनेट्स होता है अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला कौन सा होता है, मरकरी। तो मरकरी चक्कर लगा रहा होता है। ऐसे ही हम ले सकते हैं विनस प्लैनेट चक्कर लगा रहा होता है। इसके बाद हम यहाँ प्लैनेट्स की बात करें तो अर्थ प्लैनेट जो है यहाँ चक्कर लगा रहा होता है। तो देखिए ऐसे ही 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं और इन प्लैनेट्स के चारों तरफ, जैसे अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ के चारों तरफ भी कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा होता है। तो यहाँ पे एक सैटेलाइट जिसकी बात करते हैं मून, जिसे मून का नाम देते हैं। देखो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है मून चक्कर लगा रहा होता है। कौन चक्कर लगा रहा होता है, मून, जिसे हम बोलते हैं मून। ठीक है, ये आपका हो गया मून। तो देखिए आप इसको ध्यान से समझिए। आप एक बात और समझिए, सन के चारों तरफ यानी सन के चारों तरफ जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, देखिए सन के चारों तरफ जो बॉडीज चक्कर लगा रही होती है उन्हें तो प्लैनेट्स कहा जाता है, और जो अर्थ के चारों तरफ या प्लैनेट्स के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही होती है जो बॉडीज, उन बॉडीज को क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स या मून। आप सैटेलाइट्स भी कह सकते हो और इनको मून भी कह सकते हो। आप इनको सैटेलाइट भी कह सकते हो और आप इनको मून भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों हुआ, यहाँ पे कहा है एप्लीकेशंस बताइए। तो एप्लीकेशन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स सोलर सिस्टम टुगेदर। हमारे सोलर सिस्टम में क्या आता है, सन आता है हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है, मेन जो सोलर सिस्टम का सेंटर है, जो केंद्र बिंदु है, वो आपका सन है। और सन के चारों तरफ आपके पास प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे होते हैं, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे होते हैं। आपके पास मून या सैटेलाइट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सन हो गए, प्लैनेट्स हो गए और सैटेलाइट्स हो गए, मून्स, एक ही बात है। ये सारे के सारे किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम के पार्ट है। तो सोलर सिस्टम में ये एक तरह से सोलर सिस्टम की फैमिली होगी। ये जितने भी मून या सैटेलाइट सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपनी सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो ये घूमते रहते हैं और कभी भी एक दूसरे की ऑर्बिट्स में एंटर नहीं करते और ना ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका कारण क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैसे, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। देखिए ऑल प्लैनेट्स, आप एक नंबर 1 पॉइंट समझिए, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। या लिखा ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, यहां पे लिखा है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ओके, देख रहे हो आप, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जो सर्कुलर पाथ में जितने भी प्लैनेट जो चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करता है। आप पूरी बात समझिए, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करता है। तो यहाँ पे ये बोलेंगे आप कि इस सेंट्रीपिटल
ए सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच ये बोला ए सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट्स, ये लिखा है यहां पे ए सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ या फिर ऑर्बिट। यहां पे आप इसको समझो ध्यान से, यहां पे कहा जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सारे के सारे सर्कुलर पाथ की ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ वाली ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स is provided a centripetal force is provided in circular path by gravitational force of the sun। तो यहाँ पे पूरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं किसकी वजह से घूम रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। अच्छा, ये सर्कुलर पाथ में सारे के सारे घूम रहे हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। तो लिखा हुआ है ये सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, यानी इन सर्कुलर पाथ में इनका घूमने का कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर पाथ में इन प्लैनेट्स के पास आया, वो हमें क्या प्रोवाइडेड, ये जो आया वो कहां से प्रोवाइड हुआ? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की वजह से। सन इन सारे प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। सन इन सभी प्लैनेट्स पे क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करने लग रहे हैं। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा रहे हैं उन्हें ही तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, अब यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और क्या कर सकता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग इन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए जितने भी प्लैनेट्स है या सैटेलाइट्स है, अगर प्लैनेट्स की बात करें जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एक कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन में मतलब हर एक चक्कर या हर एक टाइम पीरियड के अंदर, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर और प्लैनेट जो है एक चक्कर अपना पूरा करता है। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ 1 ईयर में एक चक्कर पूरा करती है, ऐसे और प्लैनेट जो है हर एक निश्चित टाइम के अंदर एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करती है, क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म मोशन होता है। और ये यूनिफॉर्म मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दूसरा हम पॉइंट लेते हैं इसका। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो टाइड्स हमारे बनते हैं, जब सी के अंदर जो टाइड्स, समुद्र के अंदर जो टाइड्स बनते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। कैसे? हम थोड़ा सा इसको रीजन के थ्रू पढ़ते हैं, इसका रीजन पढ़ते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए, मान लीजिए ये सी वाटर है और यहाँ पे हमारा सन है। ऑब्वियसली सन जो है सी वाटर पे क्या एग्जर्ट करता है? देखो ये सी वाटर है, हमने यहाँ पे लिखा सी वाटर, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो यहाँ पे मून है, मान लीजिए कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे मून है। तो क्या करता है, सन जो है हमारी अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, जिसकी वजह से सन जो है जो सी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर नीचे गिरता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइजिंग। यहाँ पे वाटर जो है एक बार तो राइज होता है, यहाँ पे राइजिंग कर रहा है, एक बार फॉलिंग हो रहा है, राइज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि सन क्या है सी वाटर को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो सी वाटर और सन के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी तरह से जो मून है वो भी
मून मून क्या कर रही है, मून भी सी वाटर को अपनी तरफ राइज कर रही है और फॉल कर रही है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मून है, मून और सी वाटर के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जिसे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वाटर जो है वो राइज हो रहा है, कभी फॉल हो रहा है। तो एक्चुअल में ये टाइड्स होता है। टाइड्स किसे कहते हैं, यहाँ पे जो टाइड्स लिखा है ना, ये टाइड्स लिखा है, इसको आप ये कह सकते हो द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर इन सी, इन दी सी। क्या लिखा था, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर इन द सी इज कॉल्ड टाइड्स, या और कॉल्ड टाइड्स, आर कॉल्ड टाइड्स। इसे आप टाइड्स कहते हैं। तो क्या है, सी वाटर के अंदर, यानी सी वाटर यानी वाटर इन द सी, सी समुद्र के अंदर पानी के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। और ये टाइड्स बनते कैसे, मैंने बताया कि सन और सी वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर फिर नीचे गिरता है, ऐसे मून और सी वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। तो यही एप्लीकेशन है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो अच्छे से आप इसको नोट करिएगा। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं आपके, बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप अपने आसपास एप्लीकेशन ढूंढिएगा तो आपके एप्लीकेशन मिल जाते हैं। जैसे कि एक नेचुरल फिनोमेना आपने पता होगा, रेन वाटर, जो रेन ड्रॉपलेट है, यानी रेन जो ड्रॉप है वो देखो आप नीचे आती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, अर्थ जो है रेन ड्रॉप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से जो रेन है, रेन ड्रॉप है, वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और हमें बारिश, हमारी पृथ्वी पे बारिश होती है। तो यही कारण क्या है, यही एप्लीकेशन ग्रेविटेशनल फोर्स का एप्लीकेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ओके।